तो आइए हम जो क्लास पिछले वाला दिए थे उसी का कुछ पार्ट बच गया था, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एप्लीकेशंस जो था वो हमने उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताए और उसका एग्जाम्पल भी बताए थे, कुछ एप्लीकेशंस भी बताए थे, जैसे टीवी कैसे वर्क करता है और स्प्रे पेंट कैसे करते हैं बेहतरीन ढंग से। तो वो सब चीज़ मैंने उस वीडियो में डाल दिए हैं और उस वीडियो में ही बता दिए हैं। जो ये वीडियो है वो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, इसलिए हमने इसको हटा के इसका अलग पार्ट बना दिए। तो यानी कि ये लेक्चर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। इसमें एप्लीकेशंस है वो मशीन का, जो जीरोक्स मशीन है, जो जीरोक्स मशीन वर्क कैसे करता है। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, बहुत सारा प्रिंटिंग कराने जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कई तरह का प्रिंटर। उसमें से हम उन प्रिंटर की बात कर रहे हैं जो कि लिक्विड से, इंक से नहीं प्रिंट करता है बल्कि ड्राई प्रिंट करता है। मतलब उसके अंदर जिस तरह से मैदा का पाउडर है उसी तरह वो डस्ट पाउडर ब्लैक आता है और वो डस्ट पाउडर को ही प्रिंट करने में यूज करता है। अब सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है कि डस्ट पाउडर कैसे प्रिंट हो जाता है और वो फिर निकलता क्यों नहीं। तो उसकी का प्रोसेस समझेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही आधार पर वो काम करता है। तो इसीलिए इस चैप्टर में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे आसपास चीज़ें जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चीज़ें रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं, क्या उसका एप्लीकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी के सीक्वेंस में हम ये चीज़ देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इसमें रोल कैसे है, क्या रोल है, कैसे काम करता है। तो ये इसमें काम करेगा। तो जैसे कि हम बेसिकली कई प्रिंटर देखे होंगे, तो चलिए हम कुछ प्रिंटर बताते हैं किस तरह से देखे होंगे। कुछ प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर का दो कैटेगरी है, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट वाला होता है। तो जो इम्पैक्ट वाला और इम्पैक्ट वाला पर हम डिटेल नहीं जाते, हम जो देखते हैं तीन तरह का प्रिंटर होता है। एक डेस्क जेट होता है और एक इंक जेट होता है, और भी तरह का प्रिंटर होता है, और एक लेजर होता है। तो बेसिकली हम डेस्क जेट और इंक जेट का जो प्रिंटर है वो एक्चुअली लिक्विड इंक का यूज करता है, और जो लेजर प्रिंटर है वो एक्चुअली डस्ट, चारकोल, ब्लैक डस्ट जो होता है, बिल्कुल मैदे की तरह होता है, एकदम बारीक डस्ट, उस डस्ट यानी ब्लैक पाउडर होता है, उस पाउडर को यूज करता है, यानी कि सॉलिड इंक यूज करता है। और इसमें जो है ये लिक्विड इंक यूज करता है। तो इसमें बड़ा टाइम लगता है, इसका दोनों का एडवांटेज अलग है। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, कॉस्टली नहीं पड़ता है, कम सस्ता आसान पड़ता है, और प्रिंटर भी कम दाम में पड़ जाता है। और इंक जेट और डेस्क जेट में थोड़ा सा अंतर है। ये वाला, इसका इंक बहुत महंगा पड़ता है, ये फोटोग्राफी सब के लिए होता है। और ये जो जनरली आप किसी भी शॉप में देखे होंगे, कैफे वाले के पास इंक जेट रहता है, वो कलर प्रिंट भी करता है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों होता है इन दोनों में। और इसमें ज़्यादातर सिर्फ ब्लैक होता है और कलर भी बनता है, लेकिन इसका प्रोसेस फिर अलग है। तो हम जो ब्लैक प्रिंटर है, जो लेजर प्रिंटर है, उसी के बारे में डिटेल देखेंगे और इसी के अंदर देखेंगे। तो डस्ट से कैसे प्रिंट कर देता है, ये बड़ा कमाल का था। और इसका अगर हम देखें, ये शुरुआत किसने किया, तो कुछ चीजें इसके हम हिस्टोरिकल बातें भी देखते हैं, जैसे कि जीरोग्राफी मशीन। कहने का मतलब है ये एक ऐसा मशीन है जिसको हम फोटोकॉपी मशीन भी कहते हैं। तो इसमें जीरो मतलब क्या होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्राई, मतलब सूखा, सॉलिड अति। और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग, मतलब हम ड्राई वाले चीज से हम लिखने की कोशिश करेंगे, जस्ट यानी कि पाउडर से लिखने की कोशिश करेंगे, जो हम प्रिंट करते हैं उससे लिखने की कोशिश करेंगे। जरा सा आप गौर कीजिएगा कि आप जब लेजर प्रिंटर के पास देते हैं कराने के लिए, तो उससे बड़ा निकलता है तो भांफ निकलते हुए निकलता, लगता है जैसे कि गर्म तवे से बाहर किया गया। हाँ, ये बिल्कुल बड़ा गजब का चीजें प्रोसेस होता है जिसके वजह से ये गर्म होकर बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, कैसे काम करता है, ये आपके सिलेबस पे डिपेंड करता है। और ये सिलेबस में ही इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है ताकि आसान हो समझने में। ये जो कैसे काम करता है ये आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझने से पहले, इस प्रोसेस को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देखेंगे जिसपे ये काम करता है। तो आप कई तरह का मैटर देखे होंगे, मैटर का कैटेगरी आप देखे होंगे कि कंडक्टर्स होता है, सेमीकंडक्टर होता है, अब
मैटर को देखे होंगे कई तरह का, 3 कैटेगरी में बेसिकली देखते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। आपको लगता है कि इंसुलेटर, सिर्फ इंसुलेटर कब कहलाता है? जब वो करंट को कंडक्ट नहीं करता हो। यानी कि एक इंसुलेटर कंडक्टर भी बन सकता है, बशर्ते हम उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगा दें। तब एनर्जी लगाने का जरूरत कहाँ पड़ता है, ये देखिए। अगर इसका हम न्यूक्लियस देखें और इसका एटम देखें तो हर चीज, चाहे वो इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, कोई भी, सभी एटम से बना है। और एटम के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी में टाइटली पैक्ड होता है, बना हुआ रहता है, किसी में थोड़ा सा कम पावर से बना होता है, शक्ति फोर्स से, और किसी में बहुत ही कम फोर्स से बना होता है। तो जो सबसे कम फोर्स से बना होता है उसको हम कंडक्टर के कैटेगरी में रखते हैं, और जो थोड़ा सा एनर्जी लगाने पर निकल जाए उसको हम सेमीकंडक्टर रखते हैं, और जो इसमें बहुत एनर्जी लगाना की जरूरत पड़े वो कंडक्ट करता है, तब उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर भी परमानेंट इंसुलेटर नहीं होता है कोई भी, बशर्ते उसको एनर्जी उतना तक नहीं मिल पाता है कि इलेक्ट्रॉन उसका मूव करने लगे। जब किसी भी मटेरियल में कंडक्ट कैसे करता है, देखिए जरा, अगर ये एक एटम मटेरियल है, उसके अंदर कई एटम्स होंगे। अगर कोई मटेरियल है तो उसके अंदर कई एटम्स होगा, और इस एटम का इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और सिर्फ अपने ही ऑर्बिट में, ये इस पे नहीं जा रहा पड़ोसी में, तो ये इंसुलेटर है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन उठ के इस पे आ जाए, ये इस पे चला जाए, तो ये कंडक्ट करने शुरू कर देता है। तो लेकिन ये जो कंडक्शन का शुरुआत होती है ये कब होता है? जब इसके न्यूक्लियस से ये फ्री हो जाए। अगर ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है तो ये कंडक्ट कर भी नहीं सकता है। तो सिंपल बात है कि इसको कंडक्ट कराने के लिए क्या चीज चाहिए? तो हमको किसी तरह का ऊर्जा चाहिए, वो एनर्जी चाहिए जो इसके एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को आगे इतना दे दे कि ये फ्री हो जाए। इसके एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन को जीरो कर दें, यानी कि फ्री कर दें, तो ये क्या करेगा? मूव करने लगेगा। तो ये मूव कराने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो इसके कई सोर्स हो सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें हाई वोल्टेज, तब भी ये चला जाएगा, और अगर हम इसमें हीट करें तब भी निकल जाएगा, और सन के लाइट भी पड़े तब भी निकल जाता है। तो कुछ मटेरियल इसी तरह से कैटेगरी है, सबके लिए एक ही नियम नहीं है। तो अगर हम देखें किसी पर लाइट पड़ने से भी वो निकल जाता है, तो वो बेसिकली सेमीकंडक्टर में होता है और कंडक्टर में होता है। तो यहां पर जो हम बेसिकली देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा सेमीकंडक्टर, इस ड्रम को अगर हम देखें फंक्शन, तो ये एक ड्रम, जिस तरह से ये वाला ड्रम, मान लीजिए ये एक ड्रम है, इस ड्रम के इस पोर्शन को अगर हम देखें तो ये इस तरह से बनावट है। इसके बीच में सेंटर में एक तार लगा रहता है जो यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक वायर होता है जिसको हम कहते हैं कोरोना वायर। अब वो कोरोना नहीं जो अभी चल रहा है, अब ये भी एक कोरोना है। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा कोरोना वर्ड्स, जो हम आगे लेक्चर में देखेंगे कोरोना वर्ड क्या है। ये बहुत ही अच्छा अभी तो लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये अच्छा है कि वर्क कराने, इसके साथ काम कराने में ये एक हार्ट का काम करता है। अगर ये खराब हो जाए कोरोना वायर तो ये काम नहीं करेगा। कैसे काम नहीं करेगा देखिए जरा, इसको हम हाई वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो यहाँ से ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल एकदम शार्प पॉइंट बनाता है। कोरोना डिस्चार्ज होने के लिए एक पॉइंट चाहिए जो बहुत ही शार्प हो। यहाँ पे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाए कि इसका पोटेंशियल हाई हो जाता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पे स्पार्क करके देने लगता है। तो यहाँ स्पार्क नहीं, जो भी हो, यहाँ से सप्लाई करने लगता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन बनता है इसके ऊपर। तो मान लीजिए अगर ये रोल इधर से भी हो रहा है तो ये सभी के सभी क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ऊपर नेगेटिव हुआ, इसके बीच में अर्थ ये लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये प्लस इसके साथ न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाता है? ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन ये ऐसा एक मटेरियल है जिसके अंदर एटम है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होने से रोक दे रहा है। यानी ये सेमीकंडक्टर है। तो ये एक तरह का सेमीकंडक्टर का मटेरियल होता है जो इसके ऊपर लेयर चढ़ा होता है, जिसको हम सेलेनियम कहते हैं। सेलेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर होता है, जिसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है, अब देखिए इसमें क्या कहानी होता है। जैसे ही इसमें एक लाइट पड़ा और ये लाइट इस पे पड़ा तो इसके एटम को एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया, तो ये एक कंडक्टर बन जाता है। यानी लाइट के एक्सपोज्ड होने से या लाइट के सामने आते ही इसमें कंडक्टिविटी हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो था वो इसके माइनस और ये प्लस दोनों होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जहां जहां ये लाइट पड़ेगी वहां वहां का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
जरा इसको ध्यान से देखिए, जहां जहां हमने क्या कहा कि जहां जहां लाइट पड़ेगी इस ड्रम पे, पहले पूरा ड्रम नेगेटिव था, जैसे हम प्रिंटर को ऑन किए, प्रिंटर पूरे चीज को, रोलर को घुमाया 2-3 बार और ये पूरा नेगेटिव कर दिया। और वो किस वजह से हुआ? कोरोना वायर की वजह से। ये किससे कनेक्टेड है? हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, और ये बहुत हाई वोल्टेज पैदा करता है, इसलिए हाथ नहीं डाल दीजिएगा प्रिंटर में, नहीं तो झटका इतना जोड़ के मारेगा फिर मर भी सकते हैं, 15,000 वोल्ट से ऊपर चला जाता है। तो ये वजह, अब इसमें हम चीज देखें, ये नेगेटिव चार्ज तो कर दिया है। अब ये नेगेटिव चार्ज में जहां पे लाइट पड़ रहा है वहां से क्या हो रहा है कि ये कंडक्ट कर रहा है, सेमीकंडक्टर इस प्लस वाले से क्या कर लिया, प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज करके ये कनेक्शन खत्म कर दिया यहाँ पे, यानी न्यूट्रल हो गया। जैसे ही यहाँ पे न्यूट्रल हो गया तो ड्रम देखिए, जहां जहां लाइट पड़ेगा ड्रम पे वहां न्यूट्रल पोर्शन होगा, और जहां जहां नहीं लाइट पड़ेगा वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए इसी पर अब यहाँ पे वर्क करता है, ये कैसे काम करता है ये देखेंगे। इसमें देखिए काम कैसे करता है। तो जैसे ही यहाँ से कोरोना डिस्चार्जिंग से ये क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, ये रोल कर रहा है इस तरह से, ये रोल कर रहा है इस तरह से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कोरोना वायर से आया और यहाँ पे लाइट पड़ा, तो ये वाला पोर्शन न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहा। फिर बीच में नहीं लाइट पड़ा, वहां पे नेगेटिव चार्ज है, फिर ये न्यूट्रल हो गया। इसी तरह से ये इस तरह से चार्ज, इसमें कहीं कहीं चार्ज है, कहीं कहीं न्यूट्रल है। अब सवाल ये आता है कि एक ये कार्टेज है जिसमें टोनर है, जिसमें कि वो डस्ट पार्टिकल भरा है, वो डस्ट पार्टिकल ऑलरेडी प्लस चार्ज बना रखे हैं, इसको भी उसी तरह से प्रोसेस से करके चार्ज कर दिए हैं। तो ये सारा डस्ट पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए क्या होगा कि जहां माइनस होगा वहां प्लस के तरह ये अटैच हो जाएगा, तो यानी कि जो भी डस्ट है वो सब नेगेटिव पोर्शन पर, जहां जहां नेगेटिव चार्ज था वहां वहां चार्ज होके यदि वहां वहां जाके ये अटैच हो गया, तो ड्रम का कुछ पोर्शन डस्ट से भर गया और जहां पे लाइट पड़ रहा था वहां पे डस्ट नहीं आया। अब ये लाइट पड़ क्या रहा है, देखो देखिए यहाँ, इसको जरा सा शुरू से हमने ऊपर में एक ट्रे पर रखा, जो शीशा रहता है उसके ऊपर हमने रखा उस मटेरियल को, जिसको पेपर को, जिसको स्कैन करना। स्कैन करने पर हम पेपर में देखते हैं कहीं व्हाइट होता है, कहीं पे ब्लैक होता है, जहां लिखावट होती है वहां ब्लैक होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब लेजर लाइट यहां से पड़ता है तो लेजर लाइट जिस पोर्शन व्हाइट है वहां से वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जहां पे ब्लैक पोर्शन होगा, जो लिखावट होगी, वहां पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कुछ लाइट इस पे पड़ा, सब लाइट तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया, जहां से पोर्शन व्हाइट है वहां से लाइट आया। अब ये कौन सा पोर्शन नहीं आया? जो ब्लैक वाला है, लिखावट वाला। अब ये मिरर पे पड़ता है, मिरर इसको फोकस करके ड्रम पे डालता है। जैसे ही ड्रम पे आता है, हमने प्रोसेस पहले भी समझ चुके हैं क्या है, अब इस प्रोसेस को मिलाइए इसमें कि जहां पे लाइट पड़ेगा वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं, और जहां पे नहीं पड़ेगा वहां पे नेगेटिव रहेगा। अब देखिए, तो नेगेटिव टच कहां कहां हुआ? जहां जहां लाइट नहीं पड़ा, और जहां जहां लाइट नहीं पड़ा इसका मतलब वहां वहां लेटर लिखा हुआ है, और जहां जहां लाइट पड़ रहा है वहां पे व्हाइट है, ब्लैंक है। तो जहां जहां लाइट पड़ रहा है, जहां जहां लाइट एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ब्लैक हो रहा है, वहां वहां क्या बच रहा है? चार्ज बच रहा है, वहां वहां डस्ट घुस रहा है। मतलब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ डस्ट पकड़ रहा है उसी पैटर्न पे। तो ये डस्ट जैसे ही नीचे आता है, उसके बाद हम पेपर ट्रे से पेपर को लेता है, पेपर जाता है अंदर, तो जैसे ही अंदर जाता है रोलर के थ्रू, यहां भी कोरोना डिस्चार्ज की वजह से, वायर की वजह से पेपर को हम पूरा नेगेटिव करते हैं। जब ये नेगेटिव करते हैं, जैसे ही यहां जाता है तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्शन होता है और इस पे आ जाता है। अब सवाल ये उठ रहा होगा, ये भी तो ड्रम नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों क्यों देगा पेपर को? ड्रम ही क्यों नहीं रख लेगा, पेपर को क्यों देगा? तो देखिए बात सिंपल है कि अगर ड्रम का पोलरिटी यानी ताकत नेगेटिव होने का, और ट्रे का ये जो पेपर का है, पेपर अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज कंटेंट करता है, ज्यादा फोर्स रखता है, तो ये क्या होगा? प्लस उसके तरफ जाएगा जो ज्यादा रखेगा। तो बिल्कुल पेपर पे ज्यादा नेगेटिव होता है ड्रम के तुलना में। ये तो सिर्फ इसको डस्ट को कैच करके लाने की कोशिश करता है, उतना चार्ज नहीं करते हैं, और पेपर को बहुत हाईली नेगेटिव करते हैं इसके तुलना में। तो ये सारा डस्ट को खींच लेता है, और खींचेगा कहाँ? तो ये पार जैसे करेगा तो कहाँ चिपकेगा? जहां जहां की नेगेटिव, ये जहां जहां की पोर्शन पे ड्रम पे है, तो ड्रम रोलिंग करते जा रहा है, तो ड्रम पे जहां जहां पे इस पे इंक लगा हुआ है वो पेपर पे बिछाते चला गया, और वही पैटर्न बनाएगा जो यहाँ पे होगा। अब ये डस्ट जैसे ही यहाँ आगे बढ़ता है, उस पर भी डस्ट है, ना कि वो क्या है, पेंट हुआ है। अभी वो प्रिंट मजबूत नहीं है, अब उसको बाहर निकालिएगा यहीं पे तो ये गिर जाएगा। अब सवाल है कि इसको जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, ये एक हीटिंग रोलर है,
जैसे ही पार करते हैं कि हीटिंग रोलर के थ्रू पार होता है और ये इसको हीट करके डिफ्यूज करा देता है, यानी कि वो सॉलिड इंक बिल्कुल पिघल के समझिए चिपक जाता है पेपर में और वो फिर बाहर निकलता है और आपको लगता है कि उससे भाप निकल रहा है, और बिल्कुल भाप निकलता है क्योंकि वो ड्रम रोलर जिस तरह से आप लेमिनेशन कराने जाते हैं तो किसी दो पेज को बीच में रखते हैं तो उसमें गर्म हीट की वजह से वो लेमिनेट हो जाता है, पिघल जाता है, उसी तरह से ये बिल्कुल पेपर पे इंक को डिफ्यूज करा देता है और यही हीटरिंग रोलर इसको पार करता है और पैटर्न तो वही बना रहेगा जो वहां पे है और वही पैटर्न से बाहर निकल जाएगा। अब बताइए इसमें कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत है, ये सिंपल मैकेनिज्म, एकदम सिंपल सा मैकेनिज्म है कि ये गया लाइट और जो पोर्शन से एब्जॉर्ब हुआ उस पोर्शन पे लाइट यहाँ नहीं पहुंचेगा और उसी के पैटर्न के अनुसार इस पे क्या होगा, डस्ट बिछेगा और वो डस्ट पेपर पे आएगा। पेपर पे क्यों डस्ट आएगा, दोनों नेगेटिव है, तो पेपर का जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा है किसके तुलना में, ड्रम के तुलना में, और ये डस्ट पार्टिकल जो जो इंक है उसको खींच लेता है और पेपर पे बिछाता है, फिर ये रोलर इसको इंक को डिफ्यूज करा देता है हीट करके और वो परमानेंट हो जाता है और ये इतना मजबूती के साथ होता है आप इसको स्क्रैच करके बाहर नहीं कर सकते। अब सोचिए कितना सिंपल प्रोसेस है। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस से बना हुआ प्रिंटर है जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें इसमें थी जिसको हम कोरोना वायर के डिस्चार्जिंग को प्रोसेस को समझना है, वो अगला आप लेक्चर में आप देखने को मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर आगे सब में, कि कोरोना डिस्चार्ज कैसे होता है, क्यों होता है, वो चीज़ देखेंगे। सेमीकंडक्टर में लाइट पड़ने से क्यों ये कंडक्ट करता है, ये सब भी हम देखेंगे। ये डुअल नेचर सब में भी हमको नजर आएगा कि लाइट पड़ने से, एक्सपोज्ड होने से किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, उसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे। तो ये पूरा 12th के लेवल पे है। देखिए साइंस में वो चीज़ें हैं, आप थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन आप उसका एप्लीकेशन आपके आसपास है लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं। हम मशीन को जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, और यही चीज़ हमारे दिमाग में साइंस के लिए क्यूरियोसिटी जगाता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं थ्योरी, क्या वो अप्लाई हो रहा है या सिर्फ थ्योरेटिकल ही नॉलेज है। आप जब जाइएगा तो आपके ये माइंड में ये पूरा सिनेरियो रहेगा कि ये इस तरह से वर्क करता है। अच्छा हम पेपर रखे, नीचे से इसके वो लाइट निकला, ये यहाँ से पड़ा होगा, फिर ये मिरर पे पड़ा होगा, फिर ये ड्रम पे पड़ा, ड्रम से कार्टेज के साथ सटा हुआ है और उससे इंक ले लिया और ये फिर पेपर पे बिछाया और रोलर के थ्रू ये पास होकर डिफ्यूज हो गया और वो हमें गरम गरम मिलेगा पेपर का ट्रे। तो ये इतनी प्रोसेस बड़ा सिंपल है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए इसको 12th के बच्चे को समझना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, ताकि यहीं से आपको स्टार्ट हो। अब देखिए इसमें छोटी सी बात है, ये जो बनाया जिसने, वो बंदा बड़ा कमाल का था। वो अमेरिकन आदमी थे, न्यूयॉर्क में रहते थे। थोड़ा सा उसका कहानी से हमें, उनके कहानी जिन्होंने ये बनाया उनके कहानी से हमें थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। क्यों, आदमी को जरूरत होती है तो वो चीज़ें बनाते हैं, और इंडिया सबसे फेमस है जुगाड़ू चीज़ बनाने में। अब बाहर किसी चीज़ को बनाता है तो पेटेंट कराता है और वो फिर एक इन्वेंशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में ऐसा है कि हमको ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से सामान बना लेते हैं, लेकिन उसको पेटेंट नहीं कराते हैं या उस तरह से नहीं बना पाते हैं जो कि वो एक इन्वेंशन नहीं बन पाता है। लेकिन हाँ, काम के लिए हम हर चीज़ में जुगाड़ लगाते हैं। अब देखिए टोटो वाला गाड़ी जो आया है, वो टेक्नोलॉजी जिसने बनाया वो पेटेंट कराया, और आज हम उसको सारथी के नाम देखते हैं, जो जितने भी, वो एक पेटेंट किया हुआ है। लेकिन उसी तरह के तर्ज पे एक जो बना हुआ है, गांव सब में देखे होंगे ठेला, जिसमें कि चाइना मशीन लगा देता है और वो चलाता है, वो भी कम नहीं है, वो भी एक इन्वेंशन था। जिसने वो बनाया या मॉडिफाई किया वो भी पेटेंट करा सकता था, लेकिन हम उसको जुगाड़ू कहते हैं सिंपली। तो हमारा इंडिया में ऐसा ही है, क्योंकि हम चीज़ें काम कैसे करता है उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं, बस हमको ज़रूरत पड़ता है बना देते हैं, लेकिन उसको हम उस तरह से टेक्नोलॉजी की तरह नहीं दर्जा दिला पाते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आप जो चीज़ बनाते हैं उसको थोड़ा सा इस ढंग से बनाइए कि वो टेक्नोलॉजी की तरह हो जाए और वो फिर आपको उसके रॉयल्टी भी मिलने लगे, ऐसा भी होता है। तो ये क्यूरियोसिटी जगाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम आपको ये लेक्चर में इसको इंक्लूड करके पूरा डिटेल समझाए। और इसमें हम देखेंगे इसका हिस्ट्री क्या है। तो बेचारा बंदा जो था उसका नाम है, अगर हम जीरोग्राफी मशीन का इन्वेंटर देखें तो चेस्टर कार्लसन था। ये अमेरिकन आदमी थे और ये बहुत ही बेचारे
समस्या से गुजर रहे थे, इनको परेशानी थी, हाथ में पेन होता था और इनको लिखना पड़ता था। एक्चुअली ये पेटेंट हाउस में काम करते थे, तो इनको बहुत ही ज़्यादा लिखना पड़ता था, वही चीज़ जो उतारा हुआ है पेज में। अब जैसे कि बच्चे करते हैं ना, इस कॉपी से उस कॉपी में, उसी तरह ये भी करते थे, एक पेज से दूसरे पेज में। तो इनको बड़ा समस्या होती थी कि सेम चीज़ को डिट्टो निकालो। तो इनका बहुत सारा, थोड़ा सा एज जब हो गया तो इनको पेन होने लगा हाथ सब में, तो इनको पेन पकड़ने में दिक्कत होने लगी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा चीज़ बनाया जाए जो कि जो चीज़ है उसी का फोटो एकदम डिट्टो निकाल दे। तो इसने सोचा और यही दिमाग लगाए, और जब इन्होंने बना लिया तो इनको बहुत सारे परेशानी से झेलना पड़ा। जब ये कंपनी के पास, कई कंपनी के पास ये गए लेके, पेटेंट भी करा लिए थे ये, कि हमने एक मशीन बनाया थी, इस तरह से बनाए हैं प्रोजेक्ट, आप इस पे काम करके इसको मशीन में बनाइए। तो कई कंपनियां इसको नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम में 1944 के अराउंड था, तो उस टाइम में लोग इसको उतनी वैल्यू नहीं देते थे। लोग सोचते थे कि शायद ये इतना कारगर नहीं है, तो इनको बहुत सारे कंपनियां ठुकरा दिए। और कुछ दिन के बाद फिर कोई एक कंपनी मिला इनको, और तब इनको जाके बना। और आज देखते हैं कि हम कितना यूजफुल है। हमें कोई भी चीज़ का करना हो, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी अगर हमको डिटो निकालना हो तो बस 2 मिनट का काम नहीं लगता, खट से दे फटाक से निकल गया। तो ये मशीन जो जीरोक्स मशीन है वो बिल्कुल इसी ने बनाया, इसी के आधार पे काम करता है, जो कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th के लेवल पे समझ सकते हैं। बड़ा सिंपल है। तो इतना ही इस लेक्चर में। अगर आपकी सोच और हमारी सोच कहीं ना कहीं मिलती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस प्लेटफॉर्म पे अब हमेशा वीडियो मिलते रहेगा, वन बाय वन करके देते जाएंगे। और इंटरेस्टिंग जो भी चीज़ें आएगा, डिवाइस जो हम 12th से रिलेटेड है, उसको ज़रूर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप मशीन के प्रति ज़्यादा लगाव बना सकें। किताब थ्योरेटिकल है और आप उसको पढ़ाना तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकता है कोई भी, लेकिन हाँ, वो मशीन का जो वर्किंग फिनोमेना है उसको समझना और समझा पाना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो चीज़ें आपको हम देते रहेंगे। आज का वीडियो इतना ही, चलिए धन्यवाद।